वेलकम डियर रॉकर्स। कैसे हो आप सभी दोस्तों। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखो, जिन मूवीज का हम इंट्रोडक्शन नहीं देते, समझ लो गारंटीड है वो सारी मूवीज बढ़िया होंगी, इसीलिए तो इंट्रो नहीं देते। और जिनका इंट्रो देते हैं उनमें कुछ बढ़िया रहता है, इसलिए बताते हैं। तो आज की मूवी का कोई इंट्रोडक्शन नहीं है, क्योंकि ये लेटर टू माई यूथ के लिए है। मूवी का नाम भी है ये। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम कैफस नाम के एक लड़के को देखते हैं, जो कि अपनी बहन बोनी के साथ एक जगह पे खेल रहा होता है। अपनी बहन से बहुत ज्यादा प्यार करता है दोस्तों वो, मतलब कुछ भी कर सकता है अपनी बहन के लिए। और जब ये दोनों खेल रहे होते हैं तभी एक आदमी अचानक से कैफस और बोनी के पास चलते हुए आता है। वो आदमी बोनी के हाथ में एक रेडियो देकर अचानक ही चला जाता है, और कैफस भी उस आदमी को देखकर बड़ा शॉक होता है कि ये क्या कर रहा है। तभी एकदम से क्या होता है कि कैफस को किसी के पुकारने की आवाज आती है, और यहीं पर कैफस का सपना टूट जाता है। असल में वो सपना देख रहा था दोस्तों। अब आपके मन में सवाल जरूर होंगे कि वो आदमी कौन था जिसने बोनी को रेडियो दिया। आगे पता चलेगा यार, अभी क्या है ना। और जब अब कैफस अपने कमरे में बैठा होता है, इतने में उसकी वाइफ एंजेलिना उसके कमरे में आ जाती है। और वो जो सपने में पुकारने की आवाज आई थी वो एंजेलिना की ही थी। एंजेलिना कैफस से आकर कहती है, तुम यहाँ बैठे बैठे क्या सोच रहे हो? जल्दी हमारे घर में काफी मेहमान आने वाले हैं ना, हमें रान्या के बर्थडे की तैयारी भी तो करनी है। यहाँ पर पता चलता है कि आज कैफस की बेटी रान्या का बर्थडे है दोस्तों, इसीलिए कैफस और एंजेलिना मिलकर जल्दी से बर्थडे की तैयारी में लग जाते हैं। थोड़े टाइम के बाद सभी मेहमान भी आने शुरू हो जाते हैं। कुछ देर के बाद धूम धड़ाके से पार्टी होती है, सभी बड़े खुश होते हैं, मतलब माहौल बिल्कुल बढ़िया होता है। तभी हम बर्थडे में कैफस को देखते हैं, जो कि अंदर से पता नहीं क्यों लेकिन निराश बैठा हुआ है, किसी गहरी सोच में खोया हुआ है दोस्तों वो। तो जैसे ही वहाँ पार्टी में एंजेलिना की नजर कैफस पे जाती है, वो भी कैफस को इतना निराश बैठा देखकर हैरान होती है कि आज तो खुशी की बात थी, ये इस तरह क्यों बैठा हुआ है। क्योंकि दोस्तों आज से पहले एंजेलिना ने उसको कभी इतना निराश बैठे हुए नहीं देखा था। और फिर कुछ देर के बाद कैफस की नजर जाती है रानिया पे। वो अपने दोस्तों के साथ स्विमिंग पूल में खेल रही होती है। उसको देखकर भी कैफस को बड़ा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि कुछ दिनों पहले रानिया की तबीयत ठीक हुई है, और इसीलिए कैफस चाहता है कि वो दोबारा से बीमार ना पड़े स्विमिंग पूल में नहाकर। तो वो गुस्से में कह देता है रानिया को, तुमसे किसने कहा था पूल में जाने के लिए। इस तरह काफी चिल्लाता भी है। लेकिन बाकी जब लोग कैफस को इतने गुस्से में देखते हैं वो भी शॉक हो जाते हैं। फिर एंजेलिना जाकर उसको शांत करती है कि क्या कर रहे हो, आज बेटी का जन्मदिन है। कुछ देर के बाद समझाने पर वो शांत हो जाता है दोस्तों। थोड़े टाइम के बाद मेहमान भी चले जाते हैं अपने घर पर। तभी हम कैफस को देखते हैं रात के समय बड़ी गहरी नींद में सो रहा होता है। तभी एंजेलिना कैफस के पास भागते हुए आती है, और इस समय एंजेलिना बहुत घबराई हुई है। और जब कैफस उठता है उसको देखता है तो वो भी डर जाता है, क्या हो गया। तो जिसका डर था वही है। तो एंजेलिना कहती है रानिया की तबीयत बहुत खराब हो गई है, उसको जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाना होगा। फिर क्या था, कैफस जल्दी से उसको उठाकर हॉस्पिटल लेके जाता है दोस्तों। और फिर हॉस्पिटल में भी उसका जल्दी से इलाज होता है। हालांकि कोई घबराने वाली बात नहीं होती है, वो ठीक हो जाती है दोस्तों। थोड़े टाइम के बाद हम कैफस, एंजेलिना और रानिया को देखते हैं। तीनों अपने घर कार में बैठकर वापस आ रहे होते हैं। इसी बीच रास्ते में एंजेलिना कैफस से कहती है, एक बात बताओ, तुम पार्टी में बैठे बैठे क्या सोच रहे थे, इतने उदास क्यों थे। लेकिन कैफस अभी भी उसकी बातों का जवाब नहीं देता, जिस पर एंजेलिना भी समझ जाती है कि जरूर मुझसे बहुत बड़ी बात छुपा रहा है कोई। फिर कुछ देर के बाद ये घर पहुंच जाते हैं सफर के बाद। जैसे ही अगली सुबह कैफस की आंखें खुलती है तो उधर कैफस को अपने कमरे में कोई भी दिखाई नहीं देता। इसलिए वो पूरे घर में एंजेलिना और रानिया को ढूंढने लग जाता है, कहाँ गई है। मगर काफी ढूंढने के बाद भी उसे कहीं नहीं मिलते वो लोग, जिस वजह से वो घबरा जाता है कि रातों रात क्या हो गया। और फिर थक हार कर वो एंजेलिना को कॉल लगाने की सोच रहा होता है। लेकिन उसी समय कैफस को अपने फोन पर एंजेलिना का एक मैसेज आता है। और दोस्तों उस मैसेज के जरिए एंजेलिना कैफस से कहती है कि देखो, मुझे तुम्हारे साथ रहने में अब डर लगता है, क्योंकि तुम हमेशा बड़ी गहरी सोच में खोए रहते हो, इसीलिए मैं अपनी बेटी को लेकर तुम्हारे घर से जा रही हूँ। बेचारा कैफस और दुखी हो जाता है, ऑलरेडी पता नहीं किस दुख में है। अब कुछ देर के बाद वो एंजेलिना को कॉल लगाने की सोचता तो है कि कॉल करके पूछ लूं कुछ, लेकिन उसमें बात करने की हिम्मत नहीं होती, जिस वजह से वो चाहकर भी एंजेलिना को कॉल नहीं लगा पाता। अब वो अपने घर में बैठकर ही अपनी बेटी और अपनी पत्नी के बारे में सोच रहा होता है कि मुझसे क्या गलती हो गई। उसी समय कैफस को अपनी फ्रेंड सबरीना का कॉल आता है। तो कॉल पर वो कैफस को जल्दी से अनाथ आश्रम में आने के लिए कहती है। उस आश्रम का नाम है सुकाबुमी। और यहाँ पर पता चलता है कि कैफस और सबरीना बचपन से उसी अनाथ आश्रम में खेल कूद कर बड़े हुए थे। यहाँ तक कि उस आश्रम से उसकी काफी यादें भी जुड़ी हुई है। इस वजह से दोस्तों वो एक ही बार में आश्रम आने के लिए तैयार हो जाता है। कौन? अपना कैफस। तो फिर कुछ देर के बाद वो अपनी कार में बैठकर आश्रम की तरफ जा रहा होता है। वहीं रास्ते में वो एंजेलिना को भी ये मैसेज करके बता देता है कि मैं कुछ जरूरी काम से सुकाबुमी अनाथ आश्रम जा रहा हूँ। इतना कहने के बाद वो अपना फोन बंद कर देता है। आगे काफी सफर करने के बाद वो पहुंच जाता है आश्रम में। वहाँ सबरीना कैफस को आश्रम में देखकर बड़ी खुश होती है, क्योंकि दोनों काफी टाइम के बाद मिल रहे होते हैं। दोनों बातें करते हैं, तो बातों ही बातों में वो कैफस से कहती है कि हमारे केयरटेकर सिमोन जी की मृत्यु हो गई है हाल ही में, इसीलिए अनाथ आश्रम में सिमोन जी का फ्यूनरल मनाया जाने वाला है। तो ये सुनते कैफस उदास होता है, क्योंकि उसकी अच्छी आदत थी सिमोन जी के साथ, और ये सिमोन कैफस के दिल के बहुत ही करीब था दोस्तों। एक साथ काफी टाइम बिताया था दोनों ने, जिस वजह से कैफस को बड़ा बुरा लगता है यार। अब यहीं से मूवी जाती है पास्ट में, और पास्ट में हमें कैफस के बारे में दिखाया जाता है, जहां हम बचपन में उसे उसकी बहन बोनी के साथ देखते हैं। और वो दोनों बचपन से ही सुकाबुमी आश्रम में रह रहे थे। और अब ऐसे एक दिन बोनी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, इसलिए कैफस को बड़ी चिंता होती है कि क्या करूं। तो वो आश्रम के पुराने केयरटेकर के पास जाकर बहन के लिए मदद मांगता है, लेकिन केयरटेकर भी कैफस की
मदद करने से बिल्कुल मना कर देता है। और यहाँ धीरे धीरे बोनी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है दोस्तों, जिसको देखकर कैफस कुछ कर भी नहीं पाता। उसे बहुत डर लगता है कहीं कुछ गलत ना हो जाए। आखिर में कैफस अपनी बहन को गोद में उठाकर जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाता है, अकेले ही। लेकिन तभी रास्ते में दम घुटने के कारण बोनी की मौत हो जाती है, जो अपनी बहन को मरा हुआ देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। उसने कभी सोचा नहीं था कि मेरी बहन की मौत इस तरह हो जाएगी। और ये सब कुछ उस पुराने केयरटेकर की वजह से हुआ था दोस्तों, क्योंकि अगर वो हेल्प कर देता तो ऐसा नहीं होता। दूसरी तरफ हम गैब्रियल नाम के एक आदमी को देखते हैं, जिसकी फ्यूनरल की एक दुकान है। मतलब वो उस तरह का सामान बेचता है जो भी फ्यूनरल में काम होता है, और साथ ही वो लोगों के मरने के बाद उनके अंतिम संस्कार का कॉन्ट्रैक्ट भी लेता है। अब जब वो अपनी दुकान में बैठा होता है, तभी सिमोन नाम का एक बूढ़ा आदमी गैब्रियल की दुकान में आता है। असल में दोस्तों ये सिमोन गैब्रियल की दुकान में ना अपना फ्यूनरल का कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए आया हुआ है कि जब मैं मर जाऊंगा तो ऐसे ऐसे करना, क्योंकि सिमोन के परिवार में उसके अलावा कोई भी जिंदा नहीं है, जिस वजह से हमेशा सिमोन को इस बात की बड़ी चिंता होती है कि मेरे मरने के बाद मेरा क्या होगा। इसलिए वो पहले बंदोबस्त कर रहा है अपना कि मेरा भाई तुम कर देना सब कुछ, तो मैं कॉन्ट्रैक्ट दे दूंगा मैं। लेकिन जैसे गैब्रियल सिमोन को अपने फ्यूनरल के कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस बताता है, तो वो प्राइस सुनकर सिमोन पूरी तरह से दंग रह जाता है, क्योंकि गैब्रियल के प्राइसेस बहुत महंगे हैं दोस्तों। उस समय तो सिमोन के पास पैसे भी नहीं होते इतने देने के लिए, इसलिए सिमोन चुपचाप गैब्रियल की दुकान से वापस आ जाता है कि चलो कुछ और देखता हूँ। थोड़े टाइम के बाद क्या था, वो अपने घर जा रहा होता है, तभी रास्ते में उसको अपनी मकान मालकिन अबीगेल दिखाई देती है। अबीगेल उससे कहती है कि आपने पिछले 1 साल का किराया नहीं दिया मुझे अभी तक, कब दोगे मेरे पैसे? तो सिमोन अपना किराया चुकाने के लिए अबीगेल से कुछ और दिनों का टाइम मांगता है। साथ ही अबीगेल भी उसकी मजबूरी को समझ जाती है, इसीलिए टाइम दे देती है उसको। तो यहाँ से अबीगेल से बात करने के बाद वो सीधे अपने घर पे आ जाता है। घर पर अकेला बहुत ज्यादा निराश बैठा होता है कि कुछ भी काम ढंग से नहीं हो रहा, और असली कारण तो यह है कि वो बेरोजगार है और कोई भी आदमी इस दुख की घड़ी में उसको मदद नहीं कर पा रहा है। इसलिए वो सोच रहा होता है कि कैसे चुकाऊंगा अबीगेल के पैसे। अब वो घर में होता है तो तभी उसका दोस्त वहाँ पे वायु आ जाता है। वायु कोई और नहीं बल्कि उस अनाथ आश्रम का मालिक है, जिसमें कैफस और बाकी बच्चे रहते थे, उसी का। तो वायु सिमोन से कहता है कि तुम्हें पैसों की तंगी है ना, एक काम करो मेरे आश्रम में केयरटेकर की नौकरी कर लो, मैं महीने में 25,000 रुपए दे दूंगा तुमको। इस तरह दोस्तों सिमोन की केयरटेकर की नौकरी लग जाती है। सीन होता है चेंज, और हम सिमोन को गैब्रियल की दुकान में बैठा हुआ देखते हैं। यहाँ पर पता चलता है कि सिमोन के पास काफी ठीक ठाक पैसे आ चुके थे, इसीलिए वो फ्यूनरल का कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए आ जाता है। और इस तरह गैब्रियल भी ईएमआई पर सिमोन से उसके फ्यूनरल का कॉन्ट्रैक्ट ले लेता है। अब दूसरी ओर दिखाते हैं तो आश्रम में पति पत्नी आते हैं, कोई उनको बच्चा चाहिए था अडॉप्ट के लिए, जिस वजह से सभी बच्चे अच्छे से तैयार होकर पेरेंट्स के सामने आ जाते हैं। लेकिन उधर वो पेरेंट्स एक छोटी बच्ची को अपने साथ गोद में लेकर चले जाते हैं, जिसको देखकर बाकी बच्चे और निराश कि यार हमें कब कौन लेके जाएगा वगैरह वगैरह, ऐसा ही सोचते हैं सभी, क्योंकि हर किसी को उम्मीद होती है ना कि आज मुझे कोई लेके चल जाए ऐसा। लेकिन काफी इंतजार करने के बाद भी कोई भी पेरेंट्स बाकी बच्चों को गोद में नहीं लेकर जाते, जिस वजह से सभी बच्चे निराश होकर अपने कमरे में वापस चले जाते हैं। थोड़े टाइम के बाद दोस्तों वो सभी बच्चे एक साथ मिलकर खेलते हैं फुटबॉल, और तभी गलती से वो फुटबॉल बाजू वाले पड़ोसी के घर में मार देता है एक बच्चा, जिस कारण वो पड़ोसी सभी बच्चों पे बहुत गुस्सा हो जाता है कि तमीज से खेला करो, ढंग से खेला करो। तो उसी समय उसके चिल्लाने की आवाज को सुनकर वायु वहाँ पे आ जाता है। फिर वायु पड़ोसी से इन बच्चों की गलती के लिए माफी मांगता है, तब जाकर वो पड़ोसी बच्चों को माफ कर देता है। अब आगे थोड़े टाइम के बाद वायु बच्चों को सिमोन से मिलाते हैं, क्योंकि सिमोन नया नया है अभी यहाँ पे। तो वायु सभी बच्चों से कहता है कि आज से सिमोन यहाँ का नया केयरटेकर है, तो इसीलिए उसको तंग मत करना ज्यादा। हालांकि सभी बच्चों को सिमोन बड़ा पसंद आ जाता है। लेकिन दोस्तों वहीं पे हम कैफस को देखते हैं, उसको सिमोन बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसीलिए कैफस सिमोन को कैसे भी अनाथ आश्रम से भगाने का प्लान बनाने में लग जाता है। फिर जब सिमोन एक दिन अपने कमरे में बैठकर कुछ खा रहा होता है ना, तभी कैफस खिड़की से सिमोन के कमरे में एक मरा हुआ चूहा फेंक देता है, जहाँ सिमोन भी अपने कमरे में उस मरे हुए चूहे को देखकर शॉक कि ये कहाँ से आ गया। साथ ही उस कमरे में इतनी बदबू होती है कि उसका दिमाग खराब कर रही होती है। तो पहले तो वो उस चूहे को उठाकर बाहर फेंकता है, फिर बाकी चीजों का बंदोबस्त करता है कि सब ठीक हो जाए। फिर दोस्तों रात के समय सभी बच्चे बैठकर एक साथ खाना खा रहे होते हैं। उसी समय कैफस के दिमाग में कुछ खुरापाती आइडिया आता है। कैफस सिमोन को परेशान करने के लिए जानबूझ के सिमोन के खाने में मरी हुई मक्खियां डाल देता है, और जैसे सिमोन खाना खाने के लिए आता है ना, तो अपनी प्लेट में मरी हुई मक्खी देखकर फिर से हैरान कि ये कौन कर रहा है बार बार। और वो अच्छे से जानता था कि जरूर ये कैफस की शरारत है, क्योंकि अनाथ आश्रम में आने से पहले वायु ने कैफस को लेकर सिमोन को सतर्क कर दिया था कि एक कैफस नाम का बच्चा है, उससे आराम से रहना। लेकिन इसके बावजूद भी सिमोन कैफस से कुछ नहीं कहता, चुपचाप वहां से उठकर अपने कमरे में चला जाता है। दूसरी तरफ कैफस सिमोन को परेशान करके बड़ा खुश होता है कि चलो मजा आ गया। बच्चों का होता ही है दोस्तों, शरारत तो उनमें कूट कूट के भरी होती है। और तभी इतने में सबरीना कैफस के पास आती है। उसको ऐसे हंसते हुए देखकर समझ जाती है कि जरूर कैफस ने सिमोन के साथ वो गंदा मजाक किया होगा।
जिस वजह से सबरीना कैफस पे बड़ा गुस्सा हो जाती है, जिस वजह से वो गुस्से में उस पे चिल्लाती भी है। तो कैफस भी गुस्से में उठकर चला जाता है, उसे पता नहीं किस बात का गुस्सा। अब अगली सुबह बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं और कैफस भी तैयार होने में बच्चों की मदद कर रहा होता है। थोड़े टाइम के बाद सभी स्कूल चले जाते हैं, लेकिन स्कूल में भी कैफस की शरारत बिल्कुल कम नहीं होती। यहाँ तक कि कैफस स्कूल में एक बच्चे की बुक पे टॉयलेट कर देता है। इस तरह गंदा मजाक बताओ। और जब ये बात टीचर को पता चलती है तो टीचर तो बहुत बढ़िया सबक सिखाती है उसको, प्रिंसिपल के पास लेके जाती है उसको पकड़ के। थोड़े टाइम के बाद हम सिमोन को स्कूल में देखते हैं और यहाँ पर पता चलता है कि प्रिंसिपल ने सिमोन को ही स्कूल में कैफस की कंप्लेंट करने के लिए बुलाया था। जहाँ प्रिंसिपल सिमोन से कहते हैं कि इस कैफस की मस्ती दिन प्रतिदिन बहुत बढ़ रही है, ऐसा चलता रहा तो इसको स्कूल से निकालना पड़ेगा। तो सिमोन यहाँ पे कैफस की गलती के लिए खुद प्रिंसिपल से माफी मांगता है कि आइंदा से ऐसा नहीं करेगा। लेकिन प्रिंसिपल का गुस्सा शांत नहीं होता। वो कैफस को पूरे 1 महीने के लिए स्कूल के सभी टॉयलेट साफ करने की पनिशमेंट देता है। कैफस को ना चाहते हुए भी करना पड़ता है, लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी कैफस को अपनी गलती का कोई पछतावा नहीं होता। बड़ी बेशर्मी से मनी मन हंस रहा होता है और इससे पता चलता है कि बड़ा बेशरम किस्म का इंसान है दोस्तों ये। लगता है किसी की बातों का उस पर कोई असर नहीं होता। अगले दिन भी कुछ ऐसा होता है, सभी बच्चे मिलकर फुटबॉल खेल रहे होते हैं और दोस्तों फुटबॉल सीधा पड़ोसी की खिड़की पे जाकर लग जाती है। खिड़की का पूरी तरह टूट जाता है सब। फिर पड़ोसी सिमोन से आकर कहता है कि ये बच्चे सुधर नहीं रहे, कभी कुछ तोड़ रहे हैं कभी कुछ तोड़ रहे हैं, अपने बच्चों को जरा संभाल कर रखिए। तो अब सिमोन को भी बड़ी दिक्कत होती है यार कि बच्चे कुछ ज्यादा ही उत्पाद मचा रहे हैं आजकल। तो पड़ोसी सिमोन से कहता है कि मुझे कुछ नहीं जानना, मुझे बस मेरी खिड़की के पैसे दे दो। तो सिमोन भी चुपचाप पैसे दे देता है दोस्तों। अब दूसरी ओर हम कैफस को देखते हैं जो छुपकर सिमोन और पड़ोसी की सारी बातें सुन रहा होता है। आज जाकर कैफस को सिमोन के लिए थोड़ा बुरा लगता है अपने अंदर, क्योंकि उसकी वजह से सिमोन को पड़ोसी की इतनी बातें सुननी पड़ी, उसको पैसे देने पड़े। यहाँ कैफस को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। अब हम रात को देखते हैं तो पढ़ाई भी करता है दोस्तों अपना कैफस, बैठकर पढ़ रहा होता है। तभी सबरीना उसके पास आकर कहती है, आखिर तुम सिमोन को इतना परेशान क्यों कर रहे हो? तुम्हारे कारण लोगों से कितनी बातें सुननी पड़ती है उनको। आज सबरीना की बातें सुनकर कैफस को और दुख होता है अंदर ही अंदर, क्योंकि सबरीना सच बोल रही है, मतलब सही बोल रही है। कैफस की नई नई हरकतों की वजह से सिमोन को बड़ा सुनना पड़ रहा है, कभी स्कूल में, कभी पड़ोसी से, कभी कहीं बाहर। अब आगे थोड़े टाइम के बाद दिखाते हैं तो सभी बच्चे सोने के लिए अपने कमरे में जाते हैं और जब कैफस भी अपने कमरे में जा रहा होता है उसी समय कैफस को सिमोन के कमरे से कुछ आवाजें आती है। तो वो कमरे के बाहर खड़ा होकर चुपके से आवाज को सुनने की कोशिश करता है कि क्या है, लेकिन इतने में सिमोन कमरे के बाहर आ जाता है और देख लेता है कि ये तो कान लगा के सुन रहा है। तो कैफस पहले कहता है कि आप किससे बात कर रहे थे कमरे में? सिमोन कहता है कि तुम्हारे बारे में वायु से बात कर रहा था, और अगर तुमने जल्दी से ऐसी हरकतें नहीं सुधारी ना अपनी तो मजबूरन तुम्हें आश्रम से भी निकालना पड़ेगा। इतना कहने के बाद सिमोन अपने कमरे में वापस आ जाता है। कैफस को भी अब थोड़ा उदासी फील होती है कि मैं कुछ ज्यादा ही हरकतें कर रहा हूँ। आज वो सोच लेता है कि वो अपनी मस्ती बंद कर देगा दोस्तों, क्योंकि वो नहीं चाहता ना कि वो आश्रम को छोड़कर जाए या उसको भगाया जाए। अगले दिन वायु आश्रम में आकर सभी बच्चों को बताता है कि कल हमारे आश्रम में बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है, जिसमें काफी सारे पेरेंट्स अनाथ बच्चों को गोद लेने के लिए आने वाले हैं। इसीलिए सभी बच्चों को पेरेंट्स के सामने बहुत ही अच्छा बनकर रहना है, ठीक है? तो सभी बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि चलो बढ़िया है। और अब रात के समय सबरीना बच्चों को इवेंट के लिए गाना सिखा रही होती है। तो तब कैफस सबरीना से कहता है कि ये सब करके कुछ नहीं होगा, क्योंकि कोई भी बच्चों को अपने साथ नहीं लेकर जाने वाला। तो सबरीना ये सुनकर बड़ा गुस्सा हो जाती है कि तुम अपना मुंह बंद रखो, ठीक है? लेकिन तभी कैफस सबरीना को ताना मारते हुए कहता है कि तुम्हारे पेरेंट्स ने तो तुम्हें रास्ते पर फेंक दिया था और कोई भी पेरेंट्स तुम्हारी जैसी बदसूरत लड़की को अपने साथ नहीं लेकर जाना चाहता। कैफस के मुंह से ये सुनते ही सबरीना का दिल पूरी तरह टूट जाता है। बेचारी निराश होकर रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। उसने कभी सोचा नहीं था कि कैफस उसको ऐसा बोलेगा मतलब। तो अब रात के समय कैफस को देखते हैं, वो भी थोड़ा उदास बैठा होता है। उसके उदास होने का कारण कोई और नहीं बल्कि उसकी बहन बोनी थी दोस्तों, क्योंकि बोनी कैफस की आखिरी सहारा थी और जब से बोनी दुनिया छोड़कर गई तब से कैफस पूरी तरह से अकेला पड़ गया है, जिस वजह से अपनी बहन के बारे में सोचकर अकेले में रोता भी रहता है। अगली सुबह इवेंट का टाइम आ जाता है, जहाँ अनाथ आश्रम में इवेंट में काफी सारे लोग आ जाते हैं। उधर इतने सारे पेरेंट्स को देखकर सभी बच्चे अंदर से बहुत खुश होते हैं कि कहीं मुझे ले जा लें तो बढ़िया होगा, दूसरा सोचता है कि मुझे ले जा लें तो बढ़िया होगा, हर कोई उम्मीद करता है कि मेरी बारी आएगी। साथ ही सभी बच्चे पेरेंट्स के सामने बहुत प्यारा सा सॉन्ग भी गाते हैं जो उन्होंने रात को तैयार किया था। इस तरह सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा होता है। तभी हम सिमोन को देखते हैं जो गैब्रियल की दुकान में बैठा होता है। असल में सिमोन गैब्रियल को अपने इस महीने की EMI देने के लिए आया था, जो उसने अपने फ्यूनरल के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया था ना, उसी के लिए। फिर यहाँ से देख के वापस आश्रम की तरफ जाने लग जाता है। दूसरी तरफ अनाथ आश्रम में सभी पेरेंट्स खाना खाने के लिए हॉल में जा रहे होते हैं और जैसे सभी पेरेंट्स हॉल में खाना खाने के लिए आते हैं, वहाँ सभी पेरेंट्स को खाने के प्लेट में मरा हुआ चूहा रखा हुआ दिखाई देता है, जिसको देखकर सभी पेरेंट्स बहुत गुस्सा हो जाते हैं कि कौन है ये बदतमीज। इस तरह गुस्से में सभी उठकर वहाँ से जाने लग जाते हैं। जा ही रहे होते हैं दोस्तों कि तभी सिमोन वहाँ पे अनाथ आश्रम में आ जाता है वापस, और जब वो देखता है कि सभी पेरेंट्स जा रहे हैं तो बड़ा हैरान होता है कि ऐसा क्या हो गया।
सोच में पड़ जाता है वो कि आखिर सभी पेरेंट्स बिना खाना खाए क्यों वापस घर जा रहे हैं। जिसके बाद ये सब देखकर सभी बच्चे बड़े दुखी हो जाते हैं क्योंकि किसी को भी अडॉप्ट नहीं किया गया। और आज सभी को लगता है कि जरूर ये सब हरकतें कैफस ने की होंगी, उसी की शरारत होगी ये, क्योंकि आज से पहले भी कैफस ने ऐसी हरकतें की थी कई बार, जिस वजह से सभी लोग उस पर बड़ा गुस्सा हो जाते हैं कि इसी ने किया सब कुछ। वहीं सबरीना तो गुस्से में कहती थी कि मैंने तुम जैसा बेशरम इंसान अपनी जिंदगी में कभी देखा ही नहीं, तुम्हारे जैसा अनाथ लड़का कभी परिवार के महत्व को समझ ही नहीं पाएगा। तो फिर कैफस कहता है कि देखो मैंने ये सब कुछ नहीं किया, सच कह रहा हूँ। लेकिन उधर किसी को भी कैफस की बातों पर यकीन नहीं होता दोस्तों। वो तो तभी सही टाइम पर सिमोन आ जाता है, वो सभी को चुप कराता है। लेकिन आज जो भी हुआ दोस्तों, उससे कैफस एकदम अलग लेवल के सदमे में चला जाता है और वो हमेशा हमेशा के लिए उस आश्रम को छोड़कर चले जाने का फैसला करता है। वो अपना बोरिया बिस्तर बांधकर आश्रम से जा रहा होता है। उसी समय कैफस को एक कमरे से सिमोन और वायु की आपस में बात करने की आवाज आती है, जहाँ वायु सिमोन से कहता है कि आज कैफस ने अपनी सारी हदें पार कर दी और अब मैं कैफस को अपने आश्रम से निकालने वाला हूँ। क्योंकि दोस्तों वायु सच में कैफस की हरकतों से पूरी तरह से परेशान हो गया था, जबकि और आज उसने इतना बड़ा इवेंट खराब कर दिया, वो अलग। और कैफस वो तो जा ही रहा था आश्रम को छोड़कर, ऊपर से उसने ये बातें सुन ली थी, तो अब तो पूरा मन बना लेता है कि बस मैं वापस कभी नहीं आऊंगा। तभी हम सिमोन को देखते हैं जो अपने कमरे की तरफ जा रहा होता है। पर इसी बीच जॉय नाम का एक बच्चा सिमोन से आकर कहता है कि अरे आप प्लीज कैफस को जाने से रोक दीजिए, वो जा रहा है। तो सिमोन जॉय से कहते हैं कि कैफस के जाने का दुख मुझे भी है, लेकिन मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। इतना कहने के बाद वो चला जाता है अपने कमरे में। वैसे तो सिमोन को भी काफी बुरा लग रहा है कैफस के जाने से, लेकिन उस पे सारी पावर नहीं है ना। अगले दिन हम चर्च में सभी बच्चों को देखते हैं और कैफस के जाने के बाद से सभी बच्चे बहुत उदास रहते हैं, क्योंकि कैफस सभी बच्चों के लिए उनके बड़े भाई जैसा था। वहीं सिमोन भी सभी बच्चों को उदास देखकर उनसे थोड़ा हंसी मजाक करता है ताकि सबका मूड ठीक हो जाए। फिर वो बातों ही बातों में कहता है बच्चों से कि ठीक है, मैं कैफस को वापस आश्रम में लेकर आऊंगा, पूरी कोशिश करूंगा। इसलिए सिमोन कैफस को हर जगह ढूंढने लग जाता है और काफी ढूंढने के बाद आखिर में सिमोन को कैफस एक कब्रिस्तान में बैठा हुआ दिखाई देता है। और वहाँ कैफस को देखकर सिमोन बड़ा खुश होता है कि चलो मिल गया। असल में कैफस को अपनी बहन की बहुत याद आ रही थी, इसी वजह से वो उसकी कब्र के सामने बैठकर उससे एक तरफ से बातें कर रहा था। तभी अचानक से वो अपने सामने सिमोन को देखता है और सिमोन को देखकर एकदम से हैरान। तब सिमोन बताता है कि मैं तुम्हें अपने साथ वापस आश्रम ले जाने के लिए आया हूँ। लेकिन आज कैफस उनके साथ जाने से बिल्कुल मना कर देता है, क्योंकि कैफस अपनी इतनी बेइज्जती होने के बाद उस आश्रम में दोबारा नहीं जाना चाहता। और तब उसको समझाने के लिए सिमोन एक कहानी बताता है कि पता है मेरा बचपन भी एक अनाथ आश्रम में बीता था। और यहाँ पर हमें पता चलता है दोस्तों कि सिमोन के माँ बाप सिमोन के पैदा होते ही अनाथ आश्रम में उसको छोड़कर चले गए थे, जिस वजह से उसको ना चाहते हुए भी उसी अनाथ आश्रम में रहना पड़ा। और तभी बचपन में सिमोन की मुलाकात लकी नाम की लड़की से होती है। लकी भी सिमोन की तरह बिल्कुल अनाथ है और धीरे धीरे ये दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। ऐसे ही एक दिन कुछ लोग लकी को अडॉप्ट करके अपने साथ लेकर चले जाते हैं, लेकिन लकी को खुद से दूर जाता देखकर सिमोन को बड़ा दुख होता है। जब लकी चली गई तो बेचारा पूरी तरह से अकेला पड़ गया, उसको बहुत याद आने लग गई लकी की। और तभी एक दिन कुछ पेरेंट्स अनाथ आश्रम में बच्चों को अडॉप्ट करने के लिए आए, जहां उन पेरेंट्स को सिमोन बड़ा पसंद आ जाता है दोस्तों। लेकिन सिमोन को गोद लेने से पहले ही उन पेरेंट्स का एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी मौत हो जाती है। और तब से सिमोन हमेशा हमेशा के लिए बिल्कुल अनाथ रह गया। जो उसकी उम्मीद थी अडॉप्ट होने की वो भी चली गई। और यहाँ तक कि सिमोन के परिवार में भी दोस्तों सबकी मौत हो गई थी बाद में, बड़े होने के बाद उसकी भी फैमिली बनी ना, इसलिए फिलहाल तो उसके परिवार में कोई नहीं बचा है। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी सिमोन हिम्मत नहीं हारता, हर समय हर समस्या का डट कर सामना करता है, ऐसा है वो। और अब सिमोन की कहानी सुनकर कैफस अंदर से इमोशनल हो जाता है। इस तरह वो काफी समझने के बाद वापस आश्रम चलने के लिए हो जाता है तैयार। थोड़े टाइम के बाद सिमोन कैफस को अपने साथ लेकर अनाथ आश्रम में पहुंच जाता है, जहाँ सभी बच्चे उसको देखकर बड़े खुश होते हैं। साथ ही सभी बच्चे कैफस से कहते हैं कि भाई आप हमें छोड़कर चले गए थे, हमें आपकी बड़ी याद आ रही थी। तो कैफस सभी बच्चों से वादा करता है कि मैं आज के बाद कभी भी किसी को छोड़कर नहीं जाऊंगा। इतना कहने के बाद सभी आपस में गले मिलते हैं, खेलते हैं। और वहीं हम सबरीना को देखते हैं दोस्तों, उसका गुस्सा अभी भी पूरी तरह से शांत नहीं हुआ था, क्योंकि वो उस इवेंट में जो हादसा हुआ था उसे भुला नहीं पाई थी। और तब रात के समय सभी बच्चे एक साथ बैठकर खुशी खुशी खाना खा रहे होते हैं। तभी हम दूसरी तरफ सिमोन को देखते हैं, जो कि अपने कमरे में बैठकर डायरी लिख रहा होता है। असल में वो अपनी डायरी में दिन भर की जो भी चीजें होती है सब लिखता था। आज भी लिख रहा था क्या क्या हुआ, उसे लिखने का बड़ा शौक है दोस्तों। तभी हम बाकी बच्चों को देखते हैं और सभी आपस में बैठकर सिमोन के बारे में बात कर रहे होते हैं। वो सभी बच्चे फैसला करते हैं कि आज के बाद वो कभी भी सिमोन को परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चों की वजह से अभी तक सिमोन को बहुत सारी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ी थी, इसलिए वो बच्चे सिमोन को और मुसीबत में नहीं डालना चाहते थे। सभी फैसला कर देते हैं। अगली सुबह सिमोन और वायु एक साथ बैठे होते हैं दोनों, जहां बातों में सिमोन वायु से कहता है कि हमें वापस से बच्चों के लिए एक बार वो इवेंट रखना चाहिए। लेकिन पहले तो वायु सिमोन की बात नहीं मानता कि नहीं कहीं फिर भी कुछ ऐसा उल्टा ना हो जाए, क्योंकि जो अभी हाल ही में हुआ बहुत डर लग रहा है दोबारा इवेंट कराने से। मगर यहाँ सिमोन वायु को इस बात का भरोसा देता है कि देखो आगे से इवेंट सब बढ़िया होंगे, सक्सेसफुल होंगे और सारी जिम्मेदारी
सारी मेरी रहेगी। तो वायु भी आखिर में सिमोन की बात मानकर इवेंट करने के लिए हो जाता है तैयार। साथ ही वो सिमोन को उसके महीने की सैलरी भी देता है। थोड़े टाइम के बाद वायु और सिमोन सभी बच्चों को हॉल में बुलाकर उनसे कहते हैं कि बहुत ही जल्दी हमारे आश्रम में वापस से इवेंट होने वाला है। सुनकर सभी बच्चे बड़े खुश होते हैं कि चलो दोबारा से मौका मिल गया, कोई हमें अडॉप्ट करेगा। और ऐसे ही एक दिन कैफस सिमोन से जाकर पूछता है कि आप मुझे गिटार बजाना सिखाओगे। हाँ दोस्तों, वो ऐसा है कि कैफस भी उस इवेंट में कुछ गाना चाहता है, इसलिए वो सिमोन से बार बार गिटार सीखने की जिद करता है। तो सिमोन भी तैयार हो जाता है उसको सिखाने के लिए। धीरे धीरे सिमोन कैफस को काफी अच्छी तरीके से गिटार बजाना सिखा देता है। अगले दिन की बात है, जब सिमोन कार से कुछ सामान उतार रहा होता है तो सबरीना भी आकर वहाँ पे मदद करती है और कहती है कि आप मुझे कार चलाना सिखा दोगे। असल में उसको कार चलाना सीखना था, क्योंकि कभी भी मुसीबत आ जाए तो उस टाइम उसको अगर कार की जरूरत पड़े तो वो चला पाए। जिस पर सिमोन भी सबरीना को कार सिखाने के लिए तैयार हो जाता है और फिर कुछ टाइम के बाद वो थोड़ा बहुत सीख जाती है दोस्तों। साथ ही अनाथ आश्रम के सभी बच्चे भी बहुत जी जान से उस अगले इवेंट की तैयारी कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ कैफस भी इवेंट में गाना गाने की प्रैक्टिस कर रहा होता है। लेकिन दोस्तों, जब भी कैफस गाना गाता ना तो उसे हर बार अपनी बहन की याद आ जाती, जिस वजह से अपनी बहन की याद में वो फिर से इमोशनल हो जाता। इस तरह वो अच्छे से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा था गाने पे। अगले दिन कैफस आश्रम के बाहर कुछ काम कर रहा होता है और इसी बीच सिमोन कैफस से कहता है कि देखो, मुझे आश्रम में साफ सफाई करते समय ये रेडियो मिला, क्या तुम्हारा रेडियो है? तो उस रेडियो को देखकर भी कैफस बड़ा दुखी हो जाता है, क्योंकि वो रेडियो कैफस की बहन बोनी का था दोस्तों। और जैसे ही सिमोन को ये बात पता चलती है तो वो कैफस से कहता है कि ये रेडियो तुम अपने पास ही रख लो। लेकिन कैफस मना कर देता है दोस्तों रेडियो लेने से, क्योंकि अब वो ऐसी कोई भी चीज अपने पास नहीं रखना चाहता जिसको देखकर उसे अपनी बहन की याद आए। इसलिए वो वापस सिमोन को रेडियो लौटा देता है। अब अगले दिन सभी बच्चे पढ़ाई करने के लिए स्कूल चले जाते हैं और बच्चों के जाते सिमोन भी अपने कुछ पैसे लेकर गैब्रियल की दुकान पर चला जाता है, क्योंकि उसका कॉन्ट्रैक्ट है ना उससे ईएमआई वाला, वो फ्यूनरल वाला, उसके पैसे देने के लिए। लेकिन आज सिमोन गैब्रियल से कुछ ऐसा कहता है जिसको सुनकर गैब्रियल पूरी तरह से दंग रह जाता है। वो कहता है कि देखो, मैं बहुत ही जल्दी खुदकुशी करने वाला हूँ। और सिमोन की बातें सुनकर गैब्रियल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि क्या कह रहा है। तभी गैब्रियल कहता है कि एक बात बताइए, आप आत्महत्या करने क्यों वाले हैं, क्या हो गया? और यहाँ पर हमें पता चलता है कि सिमोन को अपने परिवार की बहुत याद आ रही है दोस्तों। उसके लिए उसका परिवार ही सब कुछ था, जो कि अब है नहीं, और वो भी अपने परिवार के पास जाना चाहता है, यानी कि स्वर्गलोक में। वहीं सिमोन जाते जाते ये भी कहता है कि मेरा ये नया एड्रेस है, तुम्हें इस मेरे नए एड्रेस पे मेरी लाश मिल जाएगी। इतना कहने के बाद सिमोन वहां से चला जाता है। थोड़े टाइम के बाद सिमोन पुराने घर में अपना सारा सामान लेने के लिए आ जाता है और वो नहीं चाहता कि अब उसके नए घर के बारे में किसी को भी पता चले। इसीलिए वो अपनी मालकिन से झूठ कह देता है कि मैं ये शहर छोड़कर जा रहा हूँ। मकान मालकिन के पूछने पर भी वो नहीं बताता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ रहूंगा। लेकिन जब वो घर से सामान लेके जा रहा होता है ना, उस समय उसको अपने परिवार की बहुत याद आती है, क्योंकि उसने उस घर में अपने परिवार के साथ काफी समय बिताया था, जिस वजह से अब उसे बहुत दुख हो रहा है। तो इस तरह बड़ी सावधानी से दोस्तों वो अपना सारा सामान लेकर नए घर में शिफ्ट कर देता है। किसी को कानो कान खबर नहीं होती। फिर वो आश्रम के इवेंट के लिए नए कपड़े सिलाने के लिए दुकान में जाता है। इससे पता चलता है कि वो मरने से पहले अपना आखिरी टाइम बच्चों के साथ बिताना चाहता है दोस्तों। दूसरी ओर सभी बच्चे इवेंट के लिए बड़े एक्साइटेड होते हैं और वायु सभी बच्चों को इवेंट में पहनने के लिए नए नए कपड़े भी देता है। सभी बच्चों में बड़ी खुशी होती है। जिसके बाद आखिर में इवेंट का दिन भी आ जाता है, जहाँ पे काफी सारे पेरेंट्स उस इवेंट को अटेंड करने के लिए आए होते हैं। इवेंट शुरू होता है और सिमोन सभी पेरेंट्स को तहे दिल से स्वागत करता है आने के लिए। साथ ही बच्चों ने जो प्रोग्राम सेट किया था परफॉर्म करने के लिए, वो भी अच्छे से परफॉर्म कर रहे होते हैं। वहीं कैफस भी सबके सामने गाना गाता है दोस्तों। उसका गाना सभी को बड़ा भा जाता है, जिस वजह से सभी लोग उसकी बड़ी तारीफ भी करते हैं। और आज कैफस को भी खुशी होती कि चलो मैंने कुछ अच्छा काम किया तो मुझे तारीफ मिली, नहीं तो आज तक तो उल्टे उल्टे काम करता था। तो इवेंट के बाद सभी पेरेंट्स आश्रम के बच्चों से बात कर रहे होते हैं और उधर ही एक पति पत्नी को कैफस ज्यादा पसंद आ जाता है, इसलिए वो लोग कैफस से जाकर बातें करने में लग जाते हैं। तभी कैफस की नजर अचानक से सबरीना के ऊपर जाती है। वो देखता है कि वो काफी ज्यादा घबराई हुई है और घबराहट के मारे किसी भी पेरेंट्स से बात नहीं कर पा रही है वो। तो कैफस उसके पास जाता है, उसको हौसला देने लग जाता है। इस तरह उसको मोटिवेट करने के बाद सबरीना के अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है दोस्तों, और वो भी फिर बाकी के पेरेंट्स के साथ जाकर बातें करती है। सब बढ़िया चल रहा था, लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि ये सिमोन के लिए उसकी जिंदगी की आखिरी खुशी होगी और आज के बाद सिमोन किसी को भी नहीं दिखने वाला। तो अगले दिन की बात है, वायु, कैफस, जॉय और जालू नाम के एक बच्चे को अपने पास बुलाता है। वायु उन तीनों को खुशखबरी देते हुए कहता है कि तुम तीनों को अडॉप्ट कर लिया गया है, बधाई हो। ये सुनकर तीनों बड़े खुश होते हैं। साथ ही वो तीनों खुशी के मारे इतने नाचते हैं कि क्या बोले। और तभी हम दूसरी तरफ सबरीना को देखते हैं दोस्तों। सबरीना को अपने रिजेक्ट होने का कोई दुख नहीं होता, बल्कि उसको अपने दोस्तों की खुशी देखकर अंदर से बड़ी खुशी होती है कि चलो कम से कम मेरे दोस्त तो अडॉप्ट हो गए। उसी समय कैफस भागते भागते ये खुशखबरी सिमोन को बताने के लिए उसके घर में जाता है, लेकिन वहाँ कोई होता ही नहीं।
और ये देखकर कैफस सोच में पड़ जाता है कि कहाँ गया वो। जब वो सिमोन के बारे में सोच रहा होता है ना, इतने में कैफस को सिमोन के कमरे से उसकी एक डायरी और गैब्रियल की दुकान का विजिटिंग कार्ड रखा हुआ दिखाई देता है। तो जैसे ही कैफस वो डायरी पढ़ता है, वो पढ़ते ही उसको इतना दुख होता है ना, और तब पता चलता है कि सिमोन ने अपनी डायरी के अंदर अपनी खुदकुशी करने के बारे में पहले लिख दिया था। जिसे पढ़ने के बाद कैफस की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो जैसे कमरे से बाहर आ रहा होता है, उसी समय अचानक से वहाँ सिमोन आ जाता है। लेकिन यहाँ पे कैफस सिमोन को बिना कुछ बोले रोते रोते चला जाता है वहाँ से। साथ ही सिमोन भी कैफस को रोते हुए देखकर समझ जाता है कि जरूर कैफस को मेरे बारे में सब पता चल गया कि मैं क्या करने वाला हूँ। और सिमोन भी किसी को बिना बताए जल्दी से अपना बोरिया बिस्तर बांधकर वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह सबरीना सिमोन से मिलने के लिए उसके कमरे में जाती है, लेकिन वहाँ सिमोन होता ही नहीं। यहाँ वायु से पूछने पर सबरीना को पता चलता है कि सिमोन तो हमेशा हमेशा के लिए अनाथ आश्रम छोड़कर चला गया। जिस पर सबरीना को भी दोस्तों कहीं ना कहीं सिमोन पे शक हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि आज से पहले सिमोन कभी भी बच्चों को बिना बताए कहीं नहीं गया था। और इसी बात का पता लगाने के लिए सबरीना, जॉय और जालू भागते हुए कैफस के पास जाते हैं। तीनों डिस्कस करते हैं कि कहाँ गए होंगे, और फिर कैफस भी सबरीना, जॉय और जालू को सारी सच्चाई बता देता है। ये सुनते ही सभी की हालत खराब कि ऐसा क्यों कर रहा है वो, जिस वजह से सबरीना फैसला करती है कि वो कैसे भी करके सिमोन को खुदकुशी करने से रोकेगी। इसलिए सबरीना, कैफस, जॉय और जालू मिलकर सिमोन के पुराने घर में जाते हैं दोस्तों। लेकिन उधर भी उन चारों बच्चों को घर पर सिमोन नहीं मिलता। तो सबरीना सिमोन की पुरानी मालकिन से उसके बारे में पूछती है कि कहाँ गया होगा, लेकिन उस मालकिन को भी नहीं बताया था ना सिमोन ने, जिस वजह से मकान मालकिन चाहकर भी कोई मदद नहीं कर पाती। और तभी कैफस को एकदम से गैब्रियल का दिमाग में आता है कि शायद उसे कुछ पता होगा। उस दिन कैफस ने सिमोन के कमरे में गैब्रियल का विजिटिंग कार्ड देखा था ना, तभी उसके दिमाग में आइडिया आया। तो ये बच्चे जाते हैं उसकी दुकान पर, और दूसरी तरफ हम गैब्रियल को देखते हैं जो कि सिमोन के कहे मुताबिक फ्यूनरल का सारा सामान लेकर सिमोन के नए घर पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। और जाने से पहले गैब्रियल सिमोन का दिया हुआ एक बॉक्स अपने पास रख लेता है, जिसमें सिमोन के परिवार की सारी तस्वीरें होती हैं। और यहाँ पर पता चलता है दोस्तों कि सिमोन ने गैब्रियल को बॉक्स सिमोन के मरने के बाद उसके कब्र में रखने के लिए दिया था। सिमोन मरते समय भी अपने परिवार की यादों को अपने साथ लेकर जाना चाह रहा था, इसीलिए, जिस वजह से गैब्रियल उस बॉक्स को अपने साथ लेकर सिमोन के नए घर की तरफ जाने लग जाता है। और साथ ही गैब्रियल को भी सिमोन के लिए अंदर से बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होता है कि क्यों कर रहा है ये आदमी ऐसा, लेकिन गैब्रियल क्या ही कर सकता था। जिसके बाद गैब्रियल के जाते ही वो चारों बच्चे उसकी दुकान पर आ जाते हैं। दुकान पर काफी कुछ पूछताछ करने के बाद भी उन्हें ज्यादा पता तो नहीं चलता, क्योंकि गैब्रियल दुकान पे था नहीं। लेकिन गैब्रियल का पता चल जाता है कि वो कहाँ पे गया है, इसलिए चारों बच्चे कार में बैठकर जल्दी से गैब्रियल का पीछा करने लग जाते हैं। यहाँ आखिर में गैब्रियल अपनी कार लेकर सिमोन के नए घर पहुंच जाते हैं, और तभी वो चारों बच्चे भी गैब्रियल का पीछा करते करते सिमोन के घर पर आ जाते हैं। जहाँ उन बच्चों को देखकर गैब्रियल तो शॉक में हो जाता है। उसी समय वो बच्चे गैब्रियल को सब बता देते हैं कि हम लोग यहाँ सिमोन को खुदकुशी करने से बचाने के लिए आए हुए हैं। तो गैब्रियल उन सभी को देखकर बड़ा खुश होता है। अब हम देखते हैं सिमोन को, और जब सिमोन जहर खाकर अपनी जान देने ही वाला होता है, तभी सही समय पर वो सभी बच्चे आकर सिमोन को खुदकुशी करने से रोक लेते हैं। बच्चे सभी के सभी रोते हुए सिमोन से कहते हैं कि अरे आप आखिर हमें छोड़कर क्यों जा रहे हैं, हम आपके बिना कैसे रहेंगे। तो बच्चे बहुत सारी ऐसी विनती करते हैं, और ये सुनकर सिमोन अंदर से बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है, सभी बच्चों को गले लगा लेता है। यहाँ तक कि सिमोन खुदकुशी करने का ख्याल भी अपने दिमाग से हमेशा हमेशा के लिए निकाल देता है। दोस्तों, अगले दिन की बात है, सिमोन वापस से अनाथ आश्रम में केयरटेकर का काम करने में लग जाता है एज यूजुअल। और उधर अनाथ आश्रम में सिमोन को वापस देखकर सभी बच्चों में अलग जोश होता है, बड़े खुश होते हैं। तब कुछ दिनों के बाद कैफस के नए पेरेंट्स उसको अपने साथ लेकर जाने के लिए आश्रम में आते हैं। कैफस सभी को हमेशा के लिए अलविदा कहकर वहां से जाने वाला होता है, लेकिन जाने से पहले कैफस आखिरी बार सिमोन से जाकर अपनी सभी गलतियों के लिए उससे माफी मांगता है। और अगर दोस्तों वैसे भी बात तो सही है, सिमोन नहीं होता ना तो कैफस को कभी भी उसका नया परिवार नहीं मिल पाता, इसलिए कैफस सिमोन का बहुत शुक्रगुजार है। साथ ही सिमोन ने भी कैफस के साथ बहुत हसीन पल बिताए हैं, जरूर इसीलिए सिमोन कैफस को अपने दिल से दूर जाते देखकर थोड़ा दुखी हो रहा है। आखिर में कैफस अपने सभी दोस्तों को हमेशा के लिए गुड बाय कहकर चला जाता है दोस्तों। और यहीं से आती मूवी प्रेजेंट में, और कैफस उस अनाथ आश्रम में बैठकर सिमोन को बहुत याद कर रहा होता है। सिमोन को याद करते करते कैफस की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी वायु कैफस के पास आकर उसे बोनी का वो रेडियो देते हुए कहता है कि ये मुझे मरने से पहले सिमोन ने तुम्हें देने के लिए कहा था। अब उस रेडियो को देख करना बहुत अच्छा लगता है यार उसको। थोड़े टाइम के बाद सिमोन का फ्यूनरल शुरू हो जाता है, जहाँ कई सारे लोग उसके फ्यूनरल में आखिरी बार उसको देखने के लिए आए होते हैं। तो कैफस भी सिमोन के फ्यूनरल में सबके सामने इमोशनल होकर रो जाता है कि पहले तो मैं सिमोन जी को थैंक यू कहना चाहूंगा, क्योंकि अगर आज सिमोन जी नहीं होते तो मैं इस मुकाम पर कभी नहीं पहुंच पाता। और दोस्तों, सिमोन का आशीर्वाद हमेशा कैफस के साथ है, जिस वजह से कैफस अपनी जिंदगी में इतना आगे बढ़ पाया। उधर कैफस अपनी भावना सबके सामने व्यक्त करने के बाद उसको आखिरी बार श्रद्धांजलि देता है। फिर आगे हम कैफस को देखते हैं, वो अपने सभी दोस्तों के साथ मिलकर बहुत सारी बातें कर रहा होता है। इतने सालों के बाद सब एक दूसरे को मिलकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं, और फिर सभी लोग अपने घर चले जाते हैं। लेकिन कैफस अभी भी सिमोन की कब्र के पास बैठा होता है, और तभी कैफस अपनी पत्नी एंजेलिना को मैसेज करते हुए कहता है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी और मुझे तुमसे इतनी जरूरी बात नहीं छुपानी चाहिए थी। और दोस्तों, कैफस ने अपनी पत्नी से बोनी की मौत की बात छुपाई थी,
इसीलिए कैफस अपनी पत्नी से कॉल पे माफी मांग रहा है, जिस पर एंजेलिना भी कैफस को उसकी गलती के लिए माफ कर देती है और फिर इसी तरह हंसी खुशी ये परिवार आगे चलता है। इसी के साथ ही कहानी खत्म हो जाती है। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखिए अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।